हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ये आपका हेलोएल्केन और हेलोरीन का 8th लेक्चर होगा, यानी कि 8वां लेक्चर होगा। हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे SN1 रिएक्शन के बारे में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसमें हम आपको क्या बताए थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल। तो जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें आपको हम SN1 रिएक्शन को डिस्कस करा चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। तो डालिएगा हेडिंग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो तो ये डिस्कस किया तुमने कि जो आपका SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो दो तरह से होता है। एक को बोलते हैं हम SN1 और दूसरे को क्या बोला करते थे, SN2। इसको हम क्या बोलते थे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, तो इसकी चर्चा तो हम लोग डेप्थ में कर चुके हैं, जिसमें आपको क्या बताए थे, कार्बोकेटाइन जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है। यदि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अधिक तो SN1 की रेट भी अधिक। तो इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम डिस्कस करवाने वाले SN2 रिएक्शन के बारे में। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये तो आपका SN हुआ यहाँ से यहाँ तक का। बाई मोलिकुलर है मतलब कि दो मोलिक्यूल, तो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। क्लियर। देखो SN का टाइप है तो SN होगा ही, मतलब है दोज SN रिएक्शन which rate depend upon substrate and nucleophile are called SN2 रिएक्शन। कहने का मतलब है कि इसका जो रेट होगा वह सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यह R है और यहाँ पे मान लो कि कोई R है और यहाँ पे X है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट का मतलब क्या, एल्काइल हैलाइड। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड। या तो सबस्ट्रेट डिस्कस किया था ना, जो सबस्ट्रेट वो होता है जिस पे अटैकिंग एजेंट अटैक करता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक करेगा ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलते हैं। चलिए, रिएक्टेंट बोलें तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, RNU और प्लस। इसमें क्या होगा, इसका जो रेट होगा, क्या होगा इसका रेट, इसका जो रेट होगा वो RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, चर्चा करते हैं, घबराना नहीं है अभी। इस पे डिपेंड, दोनों पे डिपेंड करेगा। उसी को हम बोल देंगे क्या, SN2 रिएक्शन। क्लियर। चलो, तो अभी एक अच्छा सा एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इस RX के बदले में, मान लो, चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास इस RX के बदले में CH3 हो और यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या हो, आपका Cl हो। क्लियर। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो OH-। क्लियर। और इसके ऊपर आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, क्या हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो। पोलर एप्रोटिक का मतलब होता है कि वैसा सॉल्वेंट जो जहाँ कहीं पे जाकर पोलरिटी डेवलप कर दे, उसी को हम बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और वह होता है आपका एसीटोन, डाइमिथाइल वाला कहानी। ठीक है, चलिए एसीटोन इसके ऊपर लिखा हुआ मिल जाए, इसी को एसीटोन नेम होता है ना इसका, ध्यान रखना चीज़ को। बन तो जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3OH।
और Cl माइनस, इसमें कोई संदेह नहीं। क्लियर? हाँ, यहाँ पे यदि आपके पास KOH है, K प्लस और OH माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K प्लस यानी कि Cl बन जाएगा। तो इससे आपको पता नहीं चल पा रहा कि मान लो हम कह दिए कि इस पे डिपेंड किया, इस पे डिपेंड नहीं किया, तो कैसे किस पे किया, इस पे नहीं किया था। वो इसको समझने के लिए इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। जब मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या कहानी होने वाली है। तो मान लीजिए कि हमारे पास CH3 है ना, तो C और H और यहाँ पे Cl है तो Cl और फिर आपका H, फिर यहाँ पे H। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ तीन CH3 और एक Cl। मान लो कि एक आपको एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मान लो, सुने बात को, ये मान लो कि कार्बन है बीच में, ठीक है, और ध्यान देना इस चीज़ को, ऐसे देखो ये जो आपका CH3 ना, एक मान लो कि क्लोरीन आपका जो प्लेन पे है, तो देखो ध्यान देना इस चीज़ को, क्लोरीन आपका क्या किस पे है, प्लेन पे है, और जो आपका H है वो एक सामने है, दिख रहा है ना, और एक जो आपका H है ये इसके ऊपर में है और एक H इसके बगल में है। ये कुछ इस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये जो आपका H है, एक H आपके ठीक सामने में है, एक H आपके पीछे में है और एक H इधर साइड में है और एक Cl आपका इधर है। उसी को हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना आपको, यह मतलब होगा कि ये बैक साइड है, यह क्या है, बैक साइड। और ये जो आपको जो थिक लाइन है आप दिख रहा है, इसको ये आपका हो गया आपका कौन सा, फ्रंट साइड, ध्यान रखना है चीज़ को। अब हम इसको करा रहे हैं कोई न्यूक्लियोफाइल, इसके OH से क्या निकल के आएगा, OH माइनस तो निकल के आएगा। अब जरा सोचिए कि OH माइनस आएगा कैसे। देखो OH माइनस सोचेगा, ध्यान देना बात को, कि चलो Cl के पास चलते हैं, इसको निकालेंगे और अटैक कर जाएंगे। जैसे ही जो OH माइनस आया, ध्यान देना इस चीज़ को, तो Cl कहेगा कि तुम क्यों आ रहे हो, हम ऑलरेडी इस न्यूक्लियोफाइल को फुलफिल कर रहे हैं कार्बन के पास, तुमको आने की क्या आवश्यकता है। तो जो OH माइनस है इसके पास आएगा नहीं, पहले ही कैंसिल, इधर से आ नहीं सकता है क्योंकि Cl माइनस इसको रोक लेगा, तुमको आने की क्या आवश्यकता है, हम ऑलरेडी हैं। चलो अब OH ढूंढेगा, कोई ना कोई उपाय अपना ढूंढेगा, इधर से जाना चाहेगा, H चारों तरफ क्या है, H है, तो यह क्या करेगा कि इधर से जाता है तो इधर आपका हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो यह क्या करता है कि पीछे से अटैक करता है, बैक से अटैक। यह क्या करता है, ये जो आपका OH माइनस है यह पीछे से अटैक करता है, इसको हम बोलते हैं बैक साइड अटैक। सामने से नहीं जा सकता है क्योंकि क्लोरीन है, इधर नहीं जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन है, तो यह कहाँ जाता है, पीछे से जाता है। जैसे पीछे से जाएगा, समझना बात को, होगा क्या कहानी होगी कि आपके पास C और H और फिर आपका H और डॉट H, और इसको छोटे से मैं दिखा दूँ तो होगा क्या, जैसे OH जाएगा ना, ये जो आपका OH माइनस है ऐसे ऐसे, क्लियर। और जो आपका Cl माइनस है, अब OH में से मान लो इधर से धक्का दे रहा है ना, तो Cl माइनस जो बेचारा है वह यहाँ से हटना शुरू कर देगा, ऐसे करके। इस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट यानी कि जो ट्रांजिट कर रहा है OH, उसका स्टेट, उसी को क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा फाइनली, देखो इसका जो काफ़ी लीस्ट पीरियड आपका 10⁻⁻⁶ सेकेंड इसका वैलिडिटी होती है, तो काफ़ी थोड़ा देर के लिए एग्जिस्ट करता है। तो जो आपका OH माइनस है, OH माइनस का अटैक होना और Cl माइनस का यहाँ से मतलब कि इस थोड़ा ऐसे दिखा दो, चूँकि ये जैसे इस OH माइनस पीछे से अटैक करेगा तो Cl माइनस यहाँ से हटना शुरू कर देगा। तो OH माइनस का अटैक और Cl माइनस का अटैक दोनों साथ साथ हो रहा है। देखो अब जैसे OH पीछे से हटा, Cl यहाँ से हटना शुरू किया और फाइनली आपका CH H
और फिर आपका H, और यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ आपका क्या दिखा दिया वो H, बोलो और अच्छा से लिख दें, चलो और अच्छा से लिख देते हैं। देखो OH CH H और फिर आपका H। क्लियर? इसी को आप बोल सकते हो आसानी से कुछ इस तरह से CH3 यहाँ पे कार्बन, अच्छा H है ना, तो H और H और क्या OH। क्लियर? देखो बना। इसी को आप क्या लिख सकते हो, CH3OH। कोई परेशानी? तो जो आपका OH माइनस आ रहा है, समझना इस बात को, जो OH माइनस आ रहा है तो इस OH माइनस का इस पर अटैक होना और Cl माइनस का यहाँ से धीरे धीरे हटना है। OH माइनस का बॉन्ड बनना है, ये जो बॉन्ड है ना, यह बॉन्ड बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और यह जो बॉन्ड है यह ब्रेक हो रहा है। तो Cl माइनस का ब्रेक होना, क्लोरीन का यहाँ से हटना, और OH माइनस का यहाँ पे अटैक होना, दोनों साथ साथ हो रहा है ना। सोचो दोनों क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। इसमें तो कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट है नहीं, इसमें ट्रांजिशन स्टेट है। जब दोनों साथ साथ हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि जो रेट होगा इसका, ये दोनों पे डिपेंड किया। जो रेट है वो इस पे भी डिपेंड किया, कि CH3 Cl पे भी डिपेंड किया, RH पे भी डिपेंड किया, और जो इसका रेट है वो किस पे डिपेंड किया, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड किया, दोनों पे डिपेंड किया ना। तो हम बोल देंगे कि दोनों पे डिपेंड किया कि 1 1 1 इज इक्वल टू कितना 2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर। और न्यूक्लियोफिलिक है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये रहा आपका SN2 रिएक्शन। इसमें ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि इसमें OH माइनस का हटना यानी कि न्यूक्लियोफाइल का आना और दूसरे न्यूक्लियोफाइल का जाना दोनों साथ साथ होगा। उसी को हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। उसमें क्या होता था कि उसमें दोनों साथ साथ नहीं हो रहा था। ये अलग बात है कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा था और उसमें न्यूक्लियोफाइल जा रहा था। बट SN1 वाला कहानी में थी कि आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा था। इसमें कोई ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है। क्लियर? चलिए अब देखो CH3Cl कैसा है। देखो तो ये 1 डिग्री तरह दिख रहा है ना। सोचो ये कैसा है, 1 डिग्री है। तो कार्बोकेटायन जब फॉर्म हो रहा था उसकी स्टेबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे ना। क्या डिस्कस कर रहे थे, याद करो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे अधिक, उसके बाद किसकी 2 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री। उसमें यदि हम एलाइलिक जोड़ दे रहे थे, बेंजालिक भी ऐड कर रहे थे, तो खैर वो अलग बात है। यहाँ पे जो कहानी होगी ध्यान रखना, यहाँ पे कहानी कुछ अलग हो जाएगी। इसमें देखना कि यदि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाए, इसमें किसको कैसे सोचोगे। एक काम करो, आप इसको पहले नोट करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कहानी क्या होगी। क्लियर? तो आई होप आप इसको नोट कर लिए हो। इसको मिटाते हैं। चलिए तो इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं हम। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2। देखो समझो बात को। सबसे पहला चीज़ हम इसकी रेट की बात कर लेते हैं। इसका जो रेट होता है वो RH और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रहा था। इसी को आप लिख सकते हो K और RH और फिर न्यूक्लियोफाइल। तो 1 और 1 के 1 प्लस क्या हो गया 2, तो ऑर्डर इज इक्वल टू क्या 2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर। क्लियर? नंबर 2 की बात कर लो। नंबर 2 की यदि हम बात करें तो सिंपली क्या इसमें डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना कि ट्रांजिशन स्टेट यदि स्टेबल है तो समझना कि SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या है, ज़्यादा है, स्टेबल है। क्लियर? तीसरी बात कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वह एंटी बॉन्डिंग
ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, जो आपका ऑफ कार्बन, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर रहा है, वह एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डोनेट कर, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका C है ना, और HCl, ठीक है। ये जो आपका OH माइनस आ रहा था, यह यहाँ पे आ रहा था ना, देखो, तो ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ जब बॉन्ड बन, मान लो कार्बन HCl से बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन से, इसके ठीक पीछे एंटी बॉन्डिंग भी एक होता है। आप लोग पढ़े होइएगा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लास 11th में, केमिकल बॉन्डिंग में आपको डिस्कस कराया गया होगा, और हम बताए भी होंगे हम क्या कि जो जब भी बॉन्ड बनता है उसके ठीक पीछे क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। ध्यान रखना है चीज़ को। नंबर 3 हो गया। इसके नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे, इसमें जो क्या यूज करेंगे हम, सॉल्वेंट जो यूज करेंगे वह पोलर एप्रोटिक होगा, पोलर एप्रोटिक। ऐसा क्यों? तो पोलर एप्रोटिक का मतलब होता है कि वह जाकर बॉन्ड को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, बॉन्ड को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, दोनों तरफ पोलरिटी डेवलप कर दे। ध्यान रखना है चीज़ को। तो कौन कौन सा आपका हो सकता है पोलर एप्रोटिक को, मतलब एक और टर्म हम कह सकते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, जैसे कि आपको दिखा मिल जाए वहाँ पे क्या, कीटोन वाला कहानी, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये भी आपका पोलर एप्रोटिक है। आपको मिल जाए डाईमिथाइल सल्फोनॉक्साइड, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं DMSO, क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 और फिर CH3 तो ही गया, हाँ ठीक है, CH3 और S डबल बॉन्ड हो और फिर CH3, फिर आपको मिल जाए कहीं से क्या, DMF डाईमिथाइल फॉर्माइल, डाईमिथाइल फॉर्माइल, CH3 C डबल बॉन्ड OH और फिर क्या हो गया, CH3, क्लियर। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 में हम सिंपली क्या, जब ये कभी भी होगा तो लो टेम्परेचर पे होगा। कैसा होगा, लो टेम्परेचर पे, और हीट बाहर निकलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इस बात को भी याद रखिएगा, कैसा होगा या एक्सोथर्मिक होगा। नंबर 6 की बात कर लेते हैं, इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की, स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो याद करो, ध्यान रखना कि जो हम OH का जो अटैक हम करा रहे थे यहीं पे ना, देखो ये जो अटैक करा रहे थे, ये पीछे से अटैक कर रहा था ना, बैक से अटैक कर रहा था। तो याद करो SN1 में क्या डिस्कस कराए थे आप, कि जब न्यूक्लियोफाइल जो हट रहा था, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे यदि OH अगर अटैक कर रहा था अदर न्यूक्लियोफाइल, तो उसको हम रीटेंशन, री का मतलब होता है कि पुनः, यानी कि जैसा था वैसा ही हो गया। लेकिन जब OH पीछे से अटैक करता था तो उसको क्या बोलते थे, इन्वर्जन। तो SN1 वाला में दोनों मिल रहा था ना, क्या क्या, इन्वर्जन भी मिल रहा था, रिटेंशन भी मिल रहा था। बट SN2 में क्या होगा, जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें हम, तो SN2 में आपका पास क्या होगा, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट आर फॉर्म, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इन्वर्जन मतलब कि वाल्डन इन्वर्जन, एक नेम है साइंटिस्ट का, वाल्डन, इसी को बोलते हैं हम लोग वाल्डन इन्वर्जन। चलिए, तो ये तो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन की। इसको लिखिए, फिर हम लोग रेट की बात करें, मतलब कि कुछ ऐसा डिस्कस कर लेते हैं जिस फैक्टर पे आपका SN2 डिपेंड करता है। चलिए, तो इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो अगला हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN2 रिएक्शन। कौन कौन सा वो फैक्टर है जिस पे SN2 रिएक्शन डिपेंड कर सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। सबसे पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास जो आपका एल्काइल हैलाइड है, यदि उस पर मोर नंबर ऑफ कार्बन अटैक है, मोर नंबर ऑफ कार्बन उससे जुड़ा हुआ है,
मतलब ज़्यादा उसके पास क्राउडिंग है तो वह SN1 दिखाएगा, यदि लेस क्राउडिंग है तो वह आपका SN2 दिखाएगा। मतलब है इसी रेट की इसमें बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसी को हम बोल सकते हैं क्राउडिंग, एक तरह से क्राउडिंग यानी कि भीड़। ठीक है, इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। पहला फैक्टर है, इसको समझ लेते हैं और अच्छे से। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास CH3 है और यह आपके पास CH3 है और यह आपका CH3 है और यह आपका OH है, फिर CH3 है, CH है, यहाँ X कर लो, CH3 है, CH3, CH2 और X और फिर आपका CH3X। आपको पता चलेगा कि यह 3 डिग्री है, यह 2 डिग्री है, यह 1 डिग्री है और यह आपका मिथाइल है। तो देखो इस सभी में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, 3 डिग्री है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम देख लिए। देखो SN1 था ना, समझना बात को, SN1 को मतलब था किसके, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अधिक होती थी तो SN1 रिएक्शन का भी रेट अधिक होता था। यानी कि SN1 की बात करें तो सबसे अधिक 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल। SN2 को इससे मतलब नहीं। SN2 कहता है कि जितना भीड़ कम होगी, सोचो कि SN2 में OH का अटैक होना यानी कि अदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और एल्काइल हाइलाइड से हाइड्रोजन का रिमूव हो, दोनों साथ साथ हो रहा था ना, तो जितना भीड़ कम होगी, जितना भीड़ कम होगी उतना ही ना एक साथ दोनों हटेगा, एक इधर OH हटेगा, इधर से हाइड्रोजन रिमूव होगा, दोनों साथ साथ होगा। कब, जब भीड़ कम होगी। तो कहने का मतलब है कि SN2 में, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि स्टोरिक रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि क्राउडिंग। यदि स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है तो जो नेचर ऑफ एल्काइल हाइलाइड है, जो इसका SN2 का जो रेट है वह कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस, यदि ध्यान रखना इस चीज़ को, यदि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो इसका रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब है कि यदि यह इस SN2 को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। यदि हम SN2 की बात करें इसकी रेट की, तो ज़रा सोचो इसमें सबसे लेस हिंड्रेंस किसके पास है, सबसे कम भीड़ किसके पास है, सबसे लेस ग्रुप किसके पास है, आप पाओगे कि मिथाइल के पास है। यानी कि मिथाइल का जो रेट है वो सबसे अधिक SN2 दिखाने के लिए, फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या हो गया आपका 3 डिग्री। तो यह पहला रेट था नेचर ऑफ एल्काइल हाइलाइड। यदि हम दूसरे रेट की बात करें, काम करो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम दूसरे रेट की बात करते हैं। चलिए, तो दूसरा हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की देखो, याद करो SN1 में सबसे पहले याद करो, SN1 को न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं है। SN1 को न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं है, बट SN2 को न्यूक्लियोफाइल से मतलब है। SN2 को न्यूक्लियोफाइल से मतलब है। ऐसा ये बात हम क्यों बढ़ रहे हैं, सोचो। SN1 में क्या था, उसका सारा का सारा रेट एल्काइल हाइलाइड पर डिपेंड कर रहा था ना। जब सारा रेट एल्काइल हाइलाइड पर डिपेंड कर रहा था तो कैसा हो न्यूक्लियोफाइल रहो, उसके रेट को बढ़ाओ घटाओ क्या फ़र्क पड़ता है। बट SN2 में ऐसा नहीं होगा। SN2 में यदि आप अच्छे कंसंट्रेशन वाले न्यूक्लियोफाइल को लेकर आ रहे हो तो SN2 का रेट और ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, एल्काइल हाइलाइड पे डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान रखना, यानी कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मोर विल बी SN2 रिएक्शन, मोर विल बी SN2 रिएक्शन, बट हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल देन नॉट मोर विल बी SN1 रिएक्शन, डज नॉट इफेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका तो रेट एल्काइल हाइलाइड पर डिपेंड कर रहा है ना।
ध्यान रखना है इस चीज़ को। चलो तो ये हो गया आपका SN2 कहने, जैसे कि हायर कंसंट्रेशन बोले तो OH माइनस वाला आप ले सकते हो जो आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल है, CN माइनस वाली कहानी ले सकते हो, फिर से आपका NH2 माइनस वाला कहानी ले सकते हो। यह सब का सब न्यूक्लियोफाइल जो आएगा और किसके लिए आएगा, SN2 के लिए। SN1 वाला में तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी काम कर लेगा, जैसे कि H2O आ जाएगा इसमें, CH3OH, C2H5OH, इसमें आपका बहुत सारा आ जाएगा, PH माइनस, DOTC। चलिए तो ये तो रहा आपका नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तीसरा हम डिस्कस कर लेते हैं, तीसरा और लास्ट क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट ध्यान रखना क्या कि SN2 में हम जो सॉल्वेंट लेते हैं वो पोलर एप्रोटिक लेते हैं, पोलर एप्रोटिक, जो कि हाइड्रोजन जिसमें नहीं रहता वो हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करता हो। कहने का मतलब ये है, तो जो पोलर एप्रोटिक होगा तो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा नहीं, मतलब कि जाकर वह बॉन्ड को ब्रेक करेगा, न कि उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इसमें आपका एग्जांपल की बात करें तो DMSO, डाईमिथाइल सल्फोनॉक्साइड, अभी लिखे थे हम ना, डाईमिथाइल फॉर्माइल, एसीटोन, यदि यह सब आपको कहीं दिख जाए तो समझना कि पोलर एप्रोटिक है। चलिए SN1 की बात करें हम तो SN1 में आपके पास आता था H2O, CH3OH, ठीक है, C2H5OH, DOTC। चलिए तो ये तो रहा आप नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हाँ एक बोले तो ये आपका इसमें पोलर एप्रोटिक हुआ तो यह क्या कहलाएगा, पोलर प्रोटिक हो गया। क्लियर। चलिए तो ये तो रहा आपका फैक्टर अफेक्टिंग। अब इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए तो आपको 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे अरेंज किए हैं, आपको इसमें बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा और कौन सा रिएक्शन शो करेगा। देखो पहले ही बात कर लेते हैं नंबर 1 की CH3 मिथाइल ब्रोमाइड। देखो ध्यान रखना इसमें काफ़ी लेस क्राउडिंग है ना, सबसे कम वाला। तो देखो बात करते हैं 1 डिग्री की, 1 डिग्री हाईलाइट की या मिथाइल हाईलाइट की, तो यहाँ सब का सब कुछ भी दिया हुआ हो वो कैसा दिखाएगा, SN2 दिखाएगा। तो कुछ मत करो, यहाँ पे OH को हटा लगा दो CH3 या CH3OH कर दो। क्लियर। तो ध्यान रखना कि 1 डिग्री हो या मिथाइल वाला कहानी हो वो हमेशा SN2 रिएक्शन दिखाता है। इसकी बात कर लेते हैं। देखो 3 डिग्री है, काफ़ी लेस हिंड्रेंस है ना, काफ़ी मोर हिंड्रेंस है, क्राउडिंग है, H2 है, मतलब कि कैसा दिखाएगा, SN1 दिखाएगा। लगा दो SN1 की कहानी। SN1 लगा 2 प्रोडक्ट बनने वाला है। एक यदि मान लो कि आपका OH ऐसे का निकलेगा, OH निकलेगा, OH यदि ऐसा हो जाए CH3 और CH3 और प्लस एक आपका OH ऐसा हो जाए CH3 और OH, जहाँ से ब्रोमीन वहाँ पर OH अटैक हुआ तो इसको हम क्या बोल दिए, रीटेंशन, और बैक से अटैक किया इसको हम क्या बोल दिए, इन्वर्जन। दोनों को क्या बोल देंगे, रेस्ट्रिक्ट मिक्सचर। इसकी बात करो CH3 CHCl और यहाँ पे क्या है आपका CH3 है, KCN लगा हुआ है, यहाँ से क्या निकल के आएगा CN माइनस ना, और यहाँ से क्या निकल के आएगा OH माइनस निकल के आएगा। तो जरा सोचो यहाँ पे कुछ है ही नहीं और यहाँ पे कोई सॉल्वेंट DMF दिया हुआ है, तो DMF क्या है, पोलर एप्रोटिक है ना। देखो जबकि H2O क्या है आपका प्रोटिक है सॉल्वेंट के फॉर्म में। देखो तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि CN माइनस वाला में SN2 दिखाएगा और ये आपका क्या दिखाएगा, SN1 दिखाएगा। तो आप प्रोडक्ट बना दो इसका। यदि हम इस चलो पहले इसको नोट कर लो फिर हम प्रोडक्ट बनाते हैं। चलिए देखिए इसी को हटा देते हैं। देखो यदि आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे SN2 वाले में तो कुछ नहीं करना है, ये आपका Cl है। क्लियर। तो आपको पता ही है कि SN2 वाला में हमेशा कैसा बनता है, इन्वर्जन ही बनता है। तो CH3 और CH और CH3 और ऐसे करके दिखा दीजिए ताकि पता चले कि आपका कैसा प्रोडक्ट है, इन्वर्जन है, पीछे से अटैक किया हुआ है SN2 वाला में। चलो इसमें दिखा दो SN1, इसमें 2 बनेगा, एक आपका इन्वर्जन भी बनेगा और रिटेंशन भी बनेगा। मतलब है इसके पास कहानी 2 ठो कर दो, CH3 CH और एक आपका OH ऐसे वाला
जहाँ से Cl निकला वहीं से, जिसको हम बोल देंगे कि यह क्या है आपका रिटेंशन है। क्लियर। और एक OH को ऐसे लगा दो CH3 CH और डॉट डॉट OH कर दो। एक ही बात है, अब समझना बात को, ये पीछे से है, यहाँ लिखने के लिए भले हम ऐसे अरेंज कर दिए हैं। चलो तो CH3 यह हो गया आपका इन्वर्जन। ध्यान देना कि SN1 में 2 प्रोडक्ट बनेगा और SN2 में ओनली 1 प्रोडक्ट जो कि इन्वर्जन है, और SN1 में आपका 2, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन। ऐसा क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में दिए जाते हैं, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बुक उठाओ, देखो, ढूंढो, बनाओ, जहाँ दिक्कत हो फिर कमेंट करो। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में इसके आगे। चलिए इसको नोट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।